गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है स्टडी पोर्टल पे। हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइंस, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको KBS, NBS, DSSB और आपका और भी जैसे बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है और साथ के साथ आपको प्रिंटिंग नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो भी अगर बच्चे लेना चाहते हैं प्रिंटिंग नोट्स, तो वो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपने लिए प्रिंटिंग नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है ना। तो उससे आपको क्या होगा कि आसानी होगी, क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं और उसमें आलतू फालतू की बातें नहीं होती हैं, बल्कि वही चीज़ें होती हैं जो काम की है। ठीक है। तो वो आपके तैयारी में मददगार साबित होती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री का आज टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री में हमने तत्व, यौगिक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है ना। पदार्थों के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो ये हमारा टॉपिक है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का अर्थ है कि ऐसा बल, किसी भी मॉलिक्यूल के जो परमाणु है उनके बीच में लगने वाला वह बल जो उनको क्या करता है, एक विशेष ज्यामिति में क्या करता है, बांध के रखता है। ठीक है ना। विशेष ज्यामिति का मतलब प्रत्येक जो अणु है उसकी क्या होती है, फिक्स कुछ ज्योमेट्री होती है और उस ज्योमेट्री के अंदर वो मॉलिक्यूल के जो परमाणु है वो बंधे हुए होते हैं। तो इस वजह से बंधे होते हैं क्योंकि उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। जैसे कि अगर ये H2 का मॉलिक्यूल है, H2 ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन के इस तरीके के बॉन्ड्स इसके बीच बने हुए हैं और जो ये बॉन्ड है ये क्या है, एक इनके बीच में, इसी को क्या कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड है। ये इनके बीच में इनको बांधे रखने के लिए क्या है, एक आकर्षण है जो मॉलिक्यूल को एक साथ बांधे रखता है और इसकी ज्योमेट्री को क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। तो ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग। अब ये तो केवल इंट्रो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो भाई केमिकल जो बॉन्डिंग है, अगर आपको उसको समझना है तो सबसे पहले हमें जो चीजें समझनी होगी वो है अष्टक नियम। अष्टक नियम जिसको हम कहते हैं ऑक्टेंट रूल, और दूसरा हमें समझना होगा अक्रिय गैसें। ठीक है। या इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, ये दो चीजें हमको क्या करनी होगी, समझनी होगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो होती क्यों है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे ऑक्टेंट रूल की। ऑक्टेंट रूल या अष्टक नियम जिसको कहते हैं। तो जो ऑक्टेंट रूल है या अष्टक नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्येक जो परमाणु है वो अपने बाह्यतम जो कोश है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका अगर लिखें, तो प्रत्येक जो परमाणु अपने जो बाह्यतम कोश है उसमें 2 या 8 जो है इलेक्ट्रॉन को चाहता है। ठीक है। यानी वो चाहता है कि या तो उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और जब इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल या स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। तो उदाहरण से समझते हैं। और इस प्रकार का जो ऑक्टेंट रूल है वो जो है वो अक्रिय गैसें या इनर्ट जो गैसेस हैं उनमें ऑलरेडी पाया जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जो अक्रिय गैसें हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए कि कौन कौन सी है। ठीक है। तो अक्रिय जो गैसें हैं वो है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडन। ठीक है ना। हीलियम का होता है 2, नियॉन 10, ऑर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का 36,
इसका 54 और इसका होता है 86। तो इस तरीके से ये आपकी ये गैसें जो होती हैं इसको हम कहते हैं अक्रिय गैसें। अब इनमें से हम किसी एक का लेते हैं। सपोज मैं सबसे पहले हीलियम को ही लेता हूँ। तो जो हीलियम है उसका जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कैसे लिखेंगे? इसकी परमाणु संख्या है 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब लिखेंगे तो ऑलरेडी 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें और उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 है। इसी प्रकार मैं अगर नियोन को लूं तो नियोन का होता है 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखते हैं? मैंने बताया था कि जो प्रथम कक्षा है उसमें 2 होते हैं और उसके बाद बाकी बचे हुए दूसरे में, तो 2 और बचे कितने? 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियोन का जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होगा, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, उत्सुक नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया कि ये ऑलरेडी, इसीलिए ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं। इसी प्रकार अगर हम ऑर्गन 18 का देखें तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 फिर 8 10 हो गया, फिर अगेन 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिस वजह से वो क्या नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इनको अक्रिय गैसें कहते हैं। और ऑक्टेंट रूल क्या कहता है कि प्रत्येक जो परमाणु है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या करना चाहता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है या 1 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। अब उसके लिए ही वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं या रासायनिक संयोजन करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर मैं सपोज सोडियम लेता हूं Na, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखूं तो क्या होगा, 2, सबसे अंदर वाली जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8 आते हैं, तो 2 8 10 और बचे 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा, सोडियम का जो मॉलिक्यूल चाहेगा कि मैं क्या करूं, जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी को प्राप्त करूं और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, डोनेट कर दूं। तो जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये Na से इसमें आ जाएगा Na पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो चुका है, 2 और 8, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और अब ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुका है या स्टेबल हो चुका है ना। तो प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि इंसान, हम आप हर कोई क्या चाहता है कि हमारी जल्दी जल्दी क्या लगे, जॉब लगे, हम क्या करें, लाइफ में सेटल हो जाएं और स्टेबिलिटी को प्राप्त करें, स्थायित्व को प्राप्त करें। उसी प्रकार प्रत्येक जो मॉलिक्यूल होता है वो, या प्रत्येक परमाणु जो होता है वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। और जब उसे स्टेबिलिटी मिल जाती है तो वहां पर वो क्या हो जाता है, रिएक्ट करना बंद हो जाता है और मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देता है। ठीक है ना, और इसीलिए वो क्या करता है, रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है और एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए हैं। और ऑक्टेंट रूल भी आप समझ गए हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो लाना चाहता है। ठीक है, तो ये है। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से इतना समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या है, नेक्स्ट है आयंस। हमने ये बात कर ली रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्टेंट रूल, अक्रिय गैसें। अब हम बात करेंगे आयंस कि आयंस क्या होते हैं। आयन, तो भाई आयन से सिंपल सी बात है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किए जाएंगे तो उसके फलस्वरूप जो मॉलिक्यूल है वो, जो परमाणु है वो किस में बदल जाएगा, आयन में बदल जाएगा। जैसे कि अगर जो सोडियम है उसने जैसे ही क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, वो किस में बदल गया, Na पॉजिटिव में बदल गया। यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 2 8 और 1 था, और उसके बाद ये इसमें 2 और 8 2 और 8 यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर मैं Cl को देखूं
तो यहां पर मैं देखता हूं कि जो Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17 या 17 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, 2 8 10 हो गया और 7। तो जो 7 है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इसमें 7 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहेगा, आयन ये भी चाहेगा कि मैं क्या करूं, जल्दी से 8 बना लूं। अब 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 1 ले ले। तो इसके लिए आसान क्या पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसमें बदल जाएगा, Cl नेगेटिव में बदल जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 8 8। तो देख सकते हैं आप, अब ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी की तरफ चला गया है, स्थायित्व की तरफ चला गया। तो यानी कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो आयन बना उसको हम क्या बोलेंगे, ये है ऋणायन, और इसको हम क्या बोलेंगे, धनायन। इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका कैटायन और इसको एनायन। ठीक है, तो कैटायन और एनायन कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। यानी कि जो परमाणु है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के जब इलेक्ट्रॉन का दान करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद हमारे पास एनायन और कैटायंस बनते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं कि आयंस कैसे बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे संयोजकता। जिसको हम कहते हैं बैलेंसी। ठीक है, तो जो संयोजकता या बैलेंसी है वो लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसका नाम है वैलेंटिया। तो वैलेंटिया शब्द से बना है जिसका मतलब होता है क्षमता, है ना। तो वैलेंसी का मतलब क्या होगा, संयोजकता का अर्थ है कि परमाणुओं की वह क्षमता जिसके कारण वो क्या करते हैं, दूसरे परमाणुओं से रिएक्ट करते हैं। यानी कि कितने मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट कर सकता है, और ये डिपेंड करता है उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, तो जितना बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। अगेन मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो है वो होता है 12। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना होगा, 2 8 10 और 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है, किसी को भी डोनेट करके उनके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब इसकी जो बैलेंसी है और संयोजकता है वो कितनी है, 2 है। ठीक है ना, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी बैलेंसी को बताता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार में अगर बात करूं Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl क्लोरीन अगेन 17 होता है, तो लिखेंगे कैसे, 2 8 और 7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना क्या होता है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी की जरूरत होगी इसे। इसके बजाय इसके लिए आसान है कि क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को तुरंत एक्सेप्ट कर ले और कैसे आ जाए, 2 8 और 8 में आ जाए। तो इसके कारण इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी हो गई, 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बैलेंसी वो चीज है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने होते हैं और कितना रिक्वायर है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है आपकी बैलेंसी या संयोजकता। तो चलिए
सामान्य चीजों, बाकी संयोजकता में और भी डीप चीजें होती हैं जो और चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन वो फिर सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, या रासायनिक जो अबंध हैं उनके प्रकार। ठीक है, तो जो रासायनिक अबंधन या केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं? मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, या इसी को हम कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और तीसरा उप सहसंयोजी बंध, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 टाइप से केमिकल बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है आपका आयनिक बॉन्डिंग या विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी या आयनिक बंध, आयनिक बॉन्डिंग। तो भाई आयनिक बॉन्डिंग से ही पता चल रहा है कि जो क्या होगा, आयंस के बीच में होगी। तो कैसे होती है ये बॉन्डिंग? ये इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन, मतलब आपस में डोनेशन करने से होता है। ठीक है ना, अब जैसे एग्जांपल से समझो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किस में आ गया, Na पॉजिटिव में आ गया। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और दूसरी तरफ Cl, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो उसने क्या कर दिया, इसको ले लिया और ये Cl नेगेटिव आ गया। ठीक है, अरे यार, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो ये इसने ले लिया और Cl नेगेटिव में आ गया। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, NaCl या सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं साधारण नमक। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये NaCl है ये किससे बना, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हुई। कैसे हुई, ये सोडियम है और ये Cl माना वाला। ठीक है ना, अब जो सोडियम है उसका क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है। अगेन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा, 2, 8 और 1। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने, इसके 1, इस तरीके से। और जो Cl है वो क्या है, 2, 8 और 7, आउटर में 7 है तो यहाँ पर 7 बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप देख सकते हैं कि इस क्लोरीन के पास 7 है, अगर ये इसका एक ये भी ले ले इस तरीके से, ठीक है, तो ये इसके 8 पूरे हो गए कि नहीं हो गए। और इस Na के ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर जब एक को डोनेट करता है तो ये इसके 1 पूरे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों के क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इसने NaCl फॉर्म कर दिया है या सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गए आपके आयनिक बंध, और इनके फलस्वरूप जो ये बनता है इस प्रकार के यौगिक
इनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो ये है। अब आयनिक जो कंपाउंड्स है उनकी एक दो विशेषताएं भी लिख दीजिए कि जो आयनिक कंपाउंड है उनकी एक दो विशेषताएं क्या होगी। पहली विशेषता होगी आयनिक कंपाउंड की कि भाई जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को के डोनेशन से बनते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग, क्योंकि आयंस के बीच में है तो बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है और क्या होगा, मजबूत अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल जिसको हम इंटर न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। मजबूत इंटर न्यूक्लियर फोर्स होगा और इस वजह से क्या होगा, इसका क्या होगा, क्वथनांक व गलनांक उच्च होगा। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, हाई होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इंटर न्यूक्लियर बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग वो हाई है। ठीक है ना, ये इसकी विशेषता हो गई आयनिक बॉन्डिंग की। ठीक है, इसमें एक और विशेषता है इसकी आयनिक बॉन्डिंग में, हाँ इसकी दूसरी विशेषता इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जब ये ठोस होंगे तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से जैसे ये Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव फिर Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि जो ठोस अवस्था है इसमें इसके जितने भी आयंस होंगे वो आपस में एक दूसरे से सेटल होंगे, एक दूसरे से चिपके होते हैं। इस वजह से क्या होगा कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और ये विद्युत को पास नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, विलयन में लाएंगे और इसको घोलेंगे, इसको द्रव अवस्था में लाएंगे या मोल्टन गलित अवस्था में लाएंगे, तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक चालक की तरह काम करेगा और क्या करेगा, मतलब विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके विद्युत अपघट्य, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो मोल्टन स्टेट है, जैसे सेल होता है जो, उसमें ये क्रिया काम करती है, आगे बताऊंगा कभी। तो जो सेल होता है उसमें जो गलित अवस्था में जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, यही होता है आयनिक पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है, जब गलित अवस्था में रहता है तो वो आयनों का आपस में एक्सचेंज करके विद्युत को पास करता है, जिस वजह से सेल काम करता है। ठीक है, तो ये है, तो ये दो विशेषताएं इंपॉर्टेंट याद रखना आप विद्युत संयोजी या आयनिक बंधों की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हो गए, दूसरा जो हम बात कर रहे थे वो है सहसंयोजी ठीक है बंधन, सहसंयोजी बंधन या जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट का मतलब ही वही है, सहसंयोजी मतलब आपस में सहयोग से बनता है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक दोनों परमाणु आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे और इससे बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना, और उसी के आधार पर ये तीन टाइप का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड, यानी कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो कैसे होता है, अब एग्जांपल से ही समझेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, तो भाई जैसे अब मैं बोलूं हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का आपको पता है कि जो दोनों जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक होगा, इसके पास भी एक होगा, है ना।
अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये 2 को प्राप्त करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, तो इसके पास न तो 2 है न इसके पास 2 है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ये बीच में आ जाएंगे, ये इसको ले लेगा, इसका भी 2 हो गया, ये इसको भी ले लेगा, 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में एक एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या हुई है, साझेदारी हुई है, शेयरिंग हुई है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये किस प्रकार का बॉन्ड हो गया, सहसंयोजी बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और उसके फलस्वरूप बॉन्ड बना है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। अब आगे यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए आप एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ठीक है ना, तो यहां पर हम बना लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 8। ठीक है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा, 2 और 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने, 6 है, तो दर्शा देते हैं, ये है 2, 2 4 और 2 6 हो गया। इसके भी मैं ऐसे ही दर्शा देता हूं, 2 2 4, इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूं ताकि पता चल जाए, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है 2 2 4 2 6, अब इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके 2 ले लेगा ऐसे, इसको भी 2 चाहिए तो ये भी इसके 2 ले लेगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया, अब इसके गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 2 2 4 2 4, यानी कि सबके दोनों के 8 8 हो गए हैं। और इस प्रकार से 2 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है दोनों के बीच में। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। आप देखा ना आपने कि किस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की इनके बीच में शेयरिंग हुई है, जिसके फलस्वरूप ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना है। और वास्तव में क्या है, ये इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन या कोवेलेंट बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये है। आगे चलते हैं, आगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं N2 नाइट्रोजन का। ठीक है ना, अगेन मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं नाइट्रोजन का और ये भी दूसरा मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका गोला करने की जरूरत नहीं है, ये है नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता देता हूं आपको, 7 होता है। और इसको जब हम लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 2 8 2 एंड 5 सॉरी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो ये ले लो भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी मैं ऐसे कर लेता हूं, 1 2 3 4 5। तो भाई जो नाइट्रोजन है वो सोचेगा मेरे पास 3 है, 3 6 ये हो गए और 2 8 ये हो गए, तो क्यों ना मैं इसके साथ बॉन्डिंग कर दूं इस तरीके से। ये भी नाइट्रोजन सोचेगा कि 3 और 3 2 5 तो है ही, फिर 3 और यहां से ले लेता हूं। तो इस प्रकार से देखा आपने कि जो 3 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इनके बीच में शेयरिंग हो गई और इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया वो ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में बन गया है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हमने देखा जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो 3 प्रकार से होती है, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड, डिपेंड अपॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दोनों परमाणुओं के बीच में होती है। ठीक है ना, तो यह है आपका सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये हो गया आयनिक, हो गया सहसंयोजी हो गया। अब हम चलते हैं उप सहसंयोजी। उप सहसंयोजी बंध, या जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है, डोनेशन होता है, लेकिन इसमें एक ही परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं सिंगल, बल्कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाता है। ठीक है ना, जो देने वाला है वो कहलाता है डोनर या दाता, और जो लेने वाला है वो कहलाता है एक्सेप्टर या ग्राही। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये होता है। अब इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं NH3 पॉजिटिव का। ठीक है ना, ये एक आयन है और ये स्टेबल है, यानी बनता है। तो कैसे बनता है, ये है नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ेगा, एक यहां से जुड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 5 होते हैं ना, 7 होता है, तो आउटर मोस्ट में कितने हुए, 5, 2 ये जुड़ गए, और तीसरा जो है उसने क्या किया, सीधे सीधे डोनेट कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और जिस साइड डोनेट होता है उसके लिए ये तीर का निशान दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका H। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ, 2 यहां पे एंगेज हुए, एक यहां, और ये है ना NH3 सॉरी, ये NH4 पॉजिटिव है। ठीक, NH4 पॉजिटिव, तभी तो यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के हैं वो पांचों वैलेंसी बराबर हो गए, 1 2 3 और 2 ये है। ठीक है ना, तो कितने हो गए, इस नाइट्रोजन के पांचों इलेक्ट्रॉन इंगेज हो चुके हैं, दो इसने इसको दे दिए। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 ये इससे डोनेट होके आ रहे हैं, तो वो ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप ये जो NH4 पॉजिटिव है, ये इसलिए आया है क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होंगे, 5 होंगे। तो 5 में से एक यहाँ गया, 2 3, और बचे हुए जो 2 हैं वो कहाँ गए, इस पे डोनेट हो गए। तो जो ये वाला बॉन्ड हुआ इनके बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कि क्या होता है, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो डोनेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये होती है उप सहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाँ, तो इतना काफी है इसमें। जो आयनिक बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रांग होती है, लेकिन जो सहसंयोजी बॉन्डिंग है वो क्या होगी, कम होगी। इसमें मैं बताना भूल गया हूं कि जो कोवेलेंट वाली बॉन्डिंग होगी वो अपेक्षाकृत क्या होगी, कम मजबूत होगी। क्यों, क्योंकि वो आयनिक बॉन्डिंग में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो सहसंयोजी है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो उससे कम होता है। और इस स्थिति में जो सहसंयोजी हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सहसंयोजी यौगिक जो है वो ज्यादातर द्रव या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना, में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इस, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर फोर्स इनकी भी मध्य आयनिक बॉन्डिंग से कम होगा। ठीक है,
तो ये हो गया। आगे चलते हैं। तो इतना इसमें हो चुका है। अब इसमें क्या रह गया, ठीक है। तो एक इसमें ये चीज रह गई है, सहसंयोजकता। सहसंयोजकता कोवैलेंसी, ठीक है ना। तो कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, कोई जो परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे कि ये अब मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं CH4, ठीक है, मीथेन है। तो इसमें जो कार्बन है, आप कार्बन को ले लीजिए, तो कार्बन का जो नंबर होता है वो होता है 6। अगर इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 2 और 4, यानी कि जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, और मैं उनको लिख देता हूं 4, 1 2 3 4। और इसके जो चारों हैं वो एक एक किसी भी मॉलिक्यूल से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक होगा, ये हाइड्रोजन है इसके पास भी एक होगा, ये हाइड्रोजन है इसके पास भी एक होगा, और ये हाइड्रोजन है इसके पास भी एक होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसने क्या किया, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि चारों से लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया, और इन हाइड्रोजन्स ने अपना 2 2 का पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस जो कार्बन की जो कोवैलेंसी है, यानी कोवैलेंट बनाने की वैलेंसी है, वो कितनी हुई, 4 हुई, क्योंकि इसने 4 हाइड्रोजन से क्या की, बॉन्डिंग कर ली, और कार्बन ने भी अपनी जो है ऑक्टेट को पूरा कर लिया। तो कोवैलेंसी कितनी हुई, 4। तो ये होती है कोवैलेंसी, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनाने की एफिशिएंसी कितनी होती है, उसी को हम कोवैलेंसी या सहसंयोजकता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने नेक्स्ट टॉपिक है आक्सीकारक। आक्सीकरण, आक्सीकारक बाद में देखेंगे, पहले आक्सीकरण देख लेते हैं, या जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। आपने बहुत बार सुना होगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी परमाणु के ऊपर जो है वो धनात्मक आवेश का बढ़ना, धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना और ऋणात्मक आवेश का कम होना, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं अगर एक रासायनिक अभिक्रिया लूं FeCl2, यह है फेरस क्लोराइड, और ये जो रिएक्शन है उसके बाद ये अगर बदल जाता है किसमें, FeCl3 में, ठीक है ना। तो FeCl2 में जो है वो Fe कौन से वाले आयनिक स्टेज में है, Fe2 पॉजिटिव में, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव होगा तभी तो उसको बैलेंस करने के लिए Cl2 नेगेटिव होगा। और FeCl3 में ये किस में आ गया है, Fe3 पॉजिटिव में, क्योंकि वहां पर Cl3 नेगेटिव है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब यहां पर जो Fe है, यानी कि जो आयरन मॉलिक्यूल है, आयरन का जो मॉलिक्यूल है Fe का, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है या ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। ऑक्सीडाइजेशन कब होता है, जबकि क्या होता है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। तो यहां पर जो आयरन है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे इस पर, रिडक्शन पे। रिडक्शन जो है वो ठीक इसके विपरीत होगा, अपचयन जिसको कहते हैं, अपचयन या रिडक्शन, ठीक है।
इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है धनावेश में कमी आना, ठीक है। जैसे कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में SnCl4 यानी जो टिन है वो Cl4 के साथ अटैच है और आफ्टर रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू SnCl2, यानी कि ये अपचयित होकर किस में आ गया है SnCl2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि Sn जब Cl4 था तो इसका मतलब Sn पे कितनी ज्यादा चार्ज थी, 4 चार्ज थी पॉजिटिव की, है ना, SnCl4। और जब वो 2 में आ गया तो उसके पास कितने रह गए SN2 पॉजिटिव। और ये रिएक्शन वास्तव में होती है, प्रैक्टिकली देखी गई है कि SnCl4 SnCl2 में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो Sn यानी कि टिन, Sn क्या होता है, टिन होता है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, समझ गए, यानी इसका अपचयन हुआ है, ये धनावेशित से कम धनावेशित की तरफ चला गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये होता है अपचयन और ऑक्सीकरण, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। तो भाई ऑक्सीकारक वो होंगे जिनका अपचयन होगा, समझ गए, यानी कि उल्टा होता है। जो पॉजिटिव आप जो अपचयन हुआ था उसमें हमने देखा कि जो SnCl4 है 4 पॉजिटिव से SN2 पॉजिटिव में गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो है जो चार्ज है वो डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है, यहां पर क्या हो, ये एक ऑक्सीकारक है या ऑक्सीडाइजर है। और अपचयन का मतलब होगा कि जैसे Fe2 पॉजिटिव से वो Fe3 पॉजिटिव में चेंज हुआ, तो यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, जैसे Fe में अभी 2 पॉजिटिव था, अगर मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो तभी ये 3 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसका रिडक्शन हुआ है तो ये हो गया आपका अपचायन, समझ गए ना। यानी ये एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है। जो ऑक्सीडेशन जिनका होता है वो अपचायक होते हैं और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजर होते हैं, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के विपरीत है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर हम इसका प्रमुख जो ऑक्सीकारक होते हैं वो होते हैं आपका ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है, और क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ओजोन होता है आपका K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, K2Cr2O7 होता है, KMnO4 होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रमुख क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, जो ऑक्सीडाइजर होते हैं, जो ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके अपचायक या जो रिडक्ट और किसी भी रिएक्शन में रिडक्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। तो वो उनमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपका HI होता है, इसमें एक और एग्जांपल है HNO3 जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। HI है इसका एग्जांपल आपका, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इसका एग्जांपल है, कार्बन इसका एग्जांपल है, और क्या क्या है इसमें, और इसमें हाँ SnCl2 जो हमने अभी बात की, ठीक है। जो SnCl2 वो भी एक प्रबल क्या है, अपचायक है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकारक और अपचायक है। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो कि जिनका की क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए या अपचयन हो जाए। अपचायक होते हैं जिनका ऑक्सीकरण हो जाए, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है। समझने के लिए आप ये समझ लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया कि Fe जो आयरन है, आयरन 2 पॉजिटिव से जब 3 पॉजिटिव में गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकले
और जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मतलब उसका क्या होगा, अपघटन होगा। तो इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है या अपघटन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, फिर अपचायक हो गया। और दूसरी तरफ विपरीत प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका ऑक्सीकरण वो अपचायक भी खत्म होता है। तो ये हमने पूरा चैप्टर देख लिया है, रासायनिक बॉन्डिंग देख ली। रासायनिक बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक ऐसा बंध होता है किसी भी मॉलिक्यूल के परमाणु को बांधने के लिए, जो उनको क्या करता है, परमाणुओं को फिक्स ज्योमेट्री के अंदर बांध के रखता है, उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर हमने ऑक्टेन नियम पढ़ा, जिसमें कि क्या होता है, प्रत्येक जो परमाणु है वो क्या चाहता है, या तो दो चाहिए उसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, या तो 8 चाहिए। उसके लिए उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, आपस में बॉन्डिंग करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या शेयरिंग करेगा, या एक्सेप्ट करेगा। तो उसी के आधार पर क्या बनते हैं, जब डोनेट किया जाता है तो आयंस बनते हैं, धनात्मक आयन या पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन कहते हैं वो बनता है जब दिया जाता है, जब लिया जाता है तो एनायंस बनते हैं। उसके बाद संयोजकता से, यानी कि कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने बात की किसकी, केमिकल बॉन्डिंग्स के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हमने बात की आयनिक बॉन्डिंग की, जिसमें कि एक आयन जैसे Na ने पॉजिटिव दिया और Cl ने उसको एक्सेप्ट किया, तो इस प्रकार से उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। उस प्रकार से सहसंयोजी, जो कि आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं, शेयरिंग के द्वारा बनते हैं, यानी कि उसने मेरे को दिया, मैंने उसको दिया, तो ये इनके बीच में एक शेयरिंग हो गई और दोनों ने अपने अपने ऑक्टेंट को पूरा कर लिया। तो उसके बाद उप सहसंयोजी बंध, इसमें क्या होगा कि जो डोनर एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्या देगा, पेयर देगा इलेक्ट्रॉन का, या 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। उसके बाद है आक्सीकारक। आक्सीकारक वो होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में जिनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, सॉरी बढ़ जाता है। और अपचयन या रिडक्शन क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पॉजिटिव चार्ज है वो घट जाता है या कम हो जाता है। उसी प्रकार इसमें जो मैंने एग्जांपल भी आपको प्रमुख बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन चैप्टर समाप्त होता है। और इसमें इतना ही है, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, कल फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है क्लास। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।